सो सो हम ये देख रहे थे कि फीचर्स ऑफ एपेक्स क्या है। तो हम यहाँ पे थे, स्क्रीन मेरी विजिबल है राइट? एंड डू लेट मी नो कि मेरी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है, तो मैं चेक करूंगा कि सिस्टम में प्रॉब्लम है या मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सो आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है मेरी? Can you please share your screen? या आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। या सो अभी स्क्रीन और आवाज बिल्कुल क्लियर है? Yes. Okay. Yeah. So we are talking about features of Apex. So we are on that point that हमें अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है, राइट? डेटाबेस में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, और उससे हम कुछ क्वेरी करके उस डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो उसको हमें करने के लिए कोई कनेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट do the query and and do the DML. DML means हम वहां पे अपडेट कुछ कर सकते हैं, इंसर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं बिना कनेक्शन बनाए, क्योंकि कनेक्शंस ऑलरेडी बना हुआ है सेल्सफोर्स के थ्रू। सो हमें कनेक्शंस का टेंशन नहीं लेना है, हमें कनेक्शंस को टेक केयर नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट ऑप्शन है इजी टू टेस्ट, इट हैज इट्स ऑन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्सफोर्स का एक अपना एपेक्स टेस्टिंग करके, एपेक्स क्लास को, अगर आप किसी भी क्लास को टेस्ट करना है तो उसके अगेंस्ट में एक टेस्ट क्लास लिखना होता है। तो इनका अपना टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। सो जो बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत चीजें हमें करनी होती है टेस्टिंग के लिए, हमें एक टेस्ट क्लास लिखना होता है। मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट, इसका मतलब यही इसका मेन फीचर है। मल्टी टेनेंट का मतलब ही होता है, अगर इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं तो मल्टी टेनेंट मतलब, आई गेस टेनेंट का मतलब किराएदार होता है। मल्टी टेनेंट मीन्स सिंगल रिसोर्स शेयर्ड विथ मल्टीपल लॉग्स। मतलब जैसे मैं सेल्सफोर्स का, अब सेल्सफोर्स को परचेज किया हूँ, किसी और कंपनी ने सेल्सफोर्स को परचेज किया है, तो सबको शेयर्ड रिसोर्स मिला है। ऐसा नहीं कि सब कोई कुछ भी कर सकता है उस सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाके, उनके लिमिटेशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किराए में रह रहे हैं, और किराए छोड़ो, अगर आप वैसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ शेयर्ड है, पानी भी शेयर्ड है, वॉशरूम भी शेयर करना है, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो, मतलब आपको लिमिटेड ही यूज करना होगा। उसी तरीके से सेल्स फोर्स का भी जो है, आपका जो सेल्स फोर्स का जो सर्वर है वो शेयर्ड होता है सभी सभी कंपनी जिसने भी परचेज किया है। इसीलिए अब आगे हम पढ़ेंगे भी कि सेल्स फोर्स में क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। आप हर कुछ मतलब अपने हिसाब से बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये इसका फीचर भी है, इसका एडवांटेज भी है, एक तरीके से डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ। एंड एपेक्स इज अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। मीन्स आप जैसे होता है कि अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने कुछ अमित को ए कैपिटल लिखा या स्मॉल में लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ट्रीट सेम। तो केस इनसेंसिटिव है ये एपेक्स। सो बेसिकली ये इसके मेन फीचर्स है एपेक्स के। हमें एपेक्स तो कब यूज करना चाहिए, जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि अगर हमें कोई ऐसा बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना है जो कैन नॉट बी डन बाय वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर्स फ्लोज और एनी डिक्लेरेटिव अप्रोच, जो सेल्स फोर्स में इनबिल्ट फीचर्स हैं, अगर उस फीचर से अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है, तो हमें आना है एपेक्स कोड करने। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आप बिना कुछ सोचे समझे भी हर चीज के लिए एपेक्स कोड लिखने जा रहे हैं, तो जब आप कोड लिखने जा रहे हो तो आप उसको मेंटेन भी करना होता है, उसका टेस्टिंग भी करना होता है, उसका टेस्ट क्लास भी लिखना होता है, मीन्स आपको बहुत सारी चीजें करना होता है। लेकिन अगर आप उस चीज को वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर्स फ्लो से अगर अचीव कर सकते थे, तो उसको मेंटेनेंस में ज्यादा ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है। जब आपको वेब सर्विसेज लिखना होता है, मतलब सेल्स फोर्स से बाहर किसी एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करना होता है, उसके सर्विसेज को कॉल करके कुछ आपको सेल्स फोर्स में डेटा सिंक करना होता है, तो आप सेल्स फोर्स में कस्टम ईमेल सर्विसेज भी है। आपको सेल्स फोर्स के अगर बाहर से कोई ईमेल आ रहा है, उस पे कस्टम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो आप वो सेल्स फोर्स एपेक्स में जा सकते हैं। और ट्रांजेक्शन कंट्रोल हम एपेक्स में पढ़ेंगे कि जैसे एक ट्रांजैक्शन में
बहुत सारे मतलब ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया लेकिन कुछ कुछ फिर नेक्स्ट ऑपरेशन फेल हो गया, तो आप चाहते हैं कि जितने भी प्रीवियस ऑपरेशंस हुए थे सबको रोल बैक कर दो, तो वो उसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल बोलते हैं। तो आप एपेक्स के थ्रू ही कर सकते हो, और किसी अप्रोच से नहीं कर सकते हो। सो एपेक्स का, और आपको जब भी लगे कि ये चीजें अगर डिक्लेरेटिव अप्रोच से नहीं हो पाएंगी तो आपको एपेक्स पे आना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन सॉरी अक्षय से भी बोला था कि अगर आपको किसी सिस्टम में अगर अकाउंट अकाउंट का रिकॉर्ड डिलीट होने से रोकना है, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी अगर यूजर जाता है अकाउंट को डिलीट करना है तो उसे हमें स्टॉप करना है। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, व्हाट कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम में है अकाउंट का, हमें उसे डिलीट करने से स्टॉप करना है। तो आप क्या अप्रोच लेने जाओगे? एनीवन कैन आंसर? आपके पास क्या, किस अप्रोच से आप उसको कर सकते हो, इसको अचीव कर सकते हो? कैन एनीवन आंसर? हेलो? Apex trigger. एपेक्स ट्रिगर, ओके। हु टोल्ड, किसने बोला ये? सॉरी। Irfan. ओके इरफान, या यस इरफान, फाइन। अदर इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। जब तक आप देखो आप बेस्ट कोडर, आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन आप अगर आपको बेसिक्स पता नहीं होता है ना तो आप हमेशा फंसते हो, आप हमेशा फंसते रह जाओगे। लेकिन मैं आपको बेसिक्स इस तरीके से बताऊंगा ना कि आपको जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप खुद से सोच के कर सकते हो। आपको बेसिक एपेक्स में केवल आपका बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप कुछ भी कोड, आपके पास कुछ भी रिक्वायरमेंट आ जाए आप उसको कर सकते हो, राइट? सो अदर, अक्षय को तो चलो पता है, मैंने बताया है। अरविंद और आशुतोष, और भी हैं, प्रशांत, आप बताओ कि अगर मुझे सिस्टम में किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने से रोकना है, क्या कर सकते हैं? वर्कफ्लोस लिख सकते हैं, वैलिडेशन रूल, हम वैलिडेशन रूल्स भी बना सकते हैं क्या, या फ्लो से रोक सकते हैं, या प्रोसेस बिल्डर से रोक सकते हैं? I think so. We should use validation rules. ओके, वैलिडेशन रूल्स, ओके फाइन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वैलिडेशन रूल्स किसी रिकॉर्ड के डिलीट पे चलता है क्या? अगर इफ यू आर गोइंग टू डिलीट एनी रिकॉर्ड इन द सिस्टम, डज वैलिडेशन रूल फायर? आपको सोचना है, आपको सोचना है कि मैं अगर किसी सिस्टम में सेल्सफोर्स में गया, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहा हूं, तो क्या वैलिडेशन रूल चलता है क्या उस पे? वैलिडेशन रूल फायर होता है क्या? आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं, वैलिडेशन रूल उस पर फायर नहीं होगा। वैलिडेशन रूल तो तब फायर होता है जब हम किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने जा रहे हैं या अपडेट करने जा रहे हैं, तब फायर होता है। जब आप रिकॉर्ड बना रहे होते हैं या अपडेट कर रहे होते तब फायर होता है, राइट? Yes. यस, तो वैलिडेशन रूल्स भी से भी नहीं होगा। तो यू यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस इन डिक्लेरेटिव अप्रोच, सो यू शुड गो फॉर ट्रिगर। आपको ट्रिगर से ही जाना पड़ेगा, आपको ट्रिगर ही लिखना पड़ेगा, जैसे इरफान ने बताया कि ट्रिगर ही जाएगा, ट्रिगर में ही आप लिख सकते हैं। सो ये आपको सोचना है कि मुझे एपेक्स पे जाना है या नहीं जाना है, ऑप्शंस है या नहीं है, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एपेक्स कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। आप इस बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फॉर एग्जांपल हम डेवलपर, जैसे आप लोग डेवलपर है, मैं भी डेवलपर हूँ, और मैंने कुछ कोड लिखा है। वो कोड क्या होता है, पहले जाता है इंटरनेट के थ्रू ये force.com प्लेटफॉर्म पे। force.com प्लेटफॉर्म क्या है, जो सेल्सफोर्स जिस पे रन कर रहा है, force.com प्लेटफॉर्म पे जाता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है, और डेटा ये है डेटाबेस सर्वर बोल सकते हैं, डेटा स्टोरेज जहाँ होता है। तो एप्लीकेशन सर्वर में क्या होता है, एपेक्स कंपाइलर होता है। एपेक्स कंपाइलर होता है, वो चेक करता है कि जो कोड लिख के डेवलपर ने सेव किया क्या सब कुछ सही है। कंपाइलेशन बेसिकली आपका सारा सिंटेक्स वेरीफाई करता है, आपने कुछ मतलब जो एपेक्स का सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखा है नहीं लिखा, मेथड सही से बनाया नहीं बनाया है, वेरिएबल डिक्लेयर सही से किया है नहीं किया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो पहले चेक करता है कुछ एरर तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, राइट?
अगर एरर आता है तो उस डेवलपर को सामने दिख जाता है कि ये एरर है, ये दिस इज द एरर, दिस लाइन, दिस पॉइंट ऑफ लाइन पे आपका एरर है। लेकिन अगर सब कुछ सेव हो जाता है तो वो कंपाइल करके डेटाबेस सर्वर पे, डेटाबेस स्टोरेज में उस कंपाइल्ड एपेक्स को डाल देता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एपेक्स कंपाइलर, मैंने डेवलपर ने क्लास या ट्रिगर लिख के भेजा, उसको अनकंपाइल्ड है अभी, वो इंटरनेट के थ्रू सेल्सफोर्स सर्वर पे आया, एपेक्स कंपाइलर उसको चेक किया, अगर सब कुछ सही है तो उसको डेटाबेस में स्टोर कर लेता है और उसको मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कंपाइल्ड क्लास स्टोर करके रख लेता है। जैसे आप जावा में हो गए या सी पे कभी कोडिंग किए होगे तो आई गेस सी में .exe फाइल बनता था जब आप सब कुछ अच्छे से सेव हो जाता था, जावा में .class फाइल बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक बोल सकते हैं कि डेट काइंड ऑफ कंपाइल्ड क्लास यहाँ पे स्टोर हो जाता है। फिर अब ये एपेक्स क्लास हो सकता है कि किसी बटन क्लिक पे कॉल हो रहा होगा इसका लॉजिक, या कहीं से भी कॉल हो रहा होगा, तो एंड यूजर कौन है? कस्टमर ने कुछ स्क्रीन पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया, रिक्वेस्ट किया, फिर वो इंटरनेट के थ्रू गया रिक्वेस्ट और देखा कि इस एक्शन पे ये क्लास कॉल होने वाला है, तो इस एपेक्स क्लास को लोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर एंड यूजर को वो रिजल्ट दिखता है। तो इस तरीके से चलता है बैक एंड में। आपको इसको कुछ भी मतलब टेक केयर करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आपको समझने की जरूरत है कि एपेक्स बेसिकली किस तरीके से काम करता है। सो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, द मोमेंट वी डेवलपर सेव द क्लास इट गोज टू एपेक्स कंपाइलर, व्हेन देयर इज नो एरर कंपाइल्ड एपेक्स क्लास गेट्स स्टोर्ड इन डेटा स्टोरेज इन सेल्सफोर्स, इफ देयर इज एन एरर इट सेंड्स द एरर। राइट? अभी मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है? Yes, everything is fine. ओके, थैंक यू। सो our next is execution. Whenever an end user performs action on which Apex class is to be run, Apex class fetches from data storage and send back to the Apex runtime, which interprets the result and send back to the user. जो मैंने अभी आपको इस क्रिए वाले इमेज के थ्रू आपको समझाया, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो एपेक्स का वर्किंग इस तरीके से चलता है। अब हम इसको लाइव अभी देखेंगे भी कैसे क्या है। अब एपेक्स इन्वायरमेंट्स आप लोग जानते होंगे, जैसे डेवलपर अकाउंट है, सैंडबॉक्स है, प्रोडक्शन है। डेवलपर हमें कोई भी आप जाके फ्री में अकाउंट बना सकता है और वहां पे अपने कोडिंग टेस्टिंग वेस्टिंग, जैसे हम लोग का डेवलपर अकाउंट है। सैंडबॉक्स हमें बाई करना होता है, राइट? सैंडबॉक्स में हम सारा कुछ कोड लिखते हैं, सारा कुछ मतलब डेवलप करते हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग सारा कुछ होता है सैंडबॉक्स में। और प्रोडक्शन जो इन्वायरमेंट होता है वहां पे लाइव जाता है, सारा कोड लाइव जाता है, जहाँ पे लाइव यूजर्स प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो तीन इन्वायरमेंट है सेल्सफोर्स के, डेवलपर, सैंडबॉक्स एंड प्रोडक्शन। We develop code and test our code in developer and sandbox, और production is for live users। तो बेसिकली तीन टाइप के आप बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, डेवलपर, सैंडबॉक्स एंड प्रोडक्शन। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो टूल्स क्या क्या है एपेक्स डेवलपमेंट करने के लिए, राइट? कि आप एपेक्स का कोड कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन है डेवलपर कंसोल। तो मैं अपने सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट में लॉगिन करता हूं। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स में एक इनबिल्ट आता है ऑप्शन डेवलपर कंसोल। जब आप डेवलपर कंसोल को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलता है। आप इसके यूआरएल को खोल के अगर सिंपल आप आई गेस टैब में भी पेस्ट कर दोगे तो यहाँ भी चल जाएगा ये।
तो आपके लिए इजी हो जाता है कि पॉपअप में नहीं, एक टैब की तरह खुल रहा है। तो आप सिंपल उसकी यूआरएल को यहाँ भी कॉपी कर सकते हो, ताकि पॉपअप में आपको थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज डेवलपर कंसोल। यहाँ पे आप सारा कुछ कर सकते हो। आप अगर आप जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू बार है। फाइल में जाके आप एपेक्स क्लास लिख सकते हो, एपेक्स ट्रिगर, विजुअल फोर्स पेज, कंपोनेंट, स्टैटिक रिसोर्स, लाइटनिंग एप्लीकेशन, मींस हम जितने भी डेवलपमेंट है यहाँ से हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी एपेक्स क्लास, यहाँ से भी कोड मतलब लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर किसी भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो हेलो वर्ल्ड बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई गेस ये पहले से इस नाम से एग्जिस्ट करता है, इसलिए एरर दिया है। तो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल। सो यहाँ पे ये एपेक्स का एक मतलब एक क्लास क्रिएट हो गया। तो पहला ऑप्शन है डेवलपर कंसोल से आप क्लास बना सकते हैं। दूसरा है क्या? यस, दूसरा है कोड एडिटर इन सेल्सफोर्स, कोड एडिटर इन सेल्सफोर्स एडिटर। अगर आप जाके देखेंगे, इसको मैं बंद करता हूं, अगर आप जाके देखेंगे और आप सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, सेटअप पे जाएंगे और आप एवरीथिंग यू कैन फाइंड, एवरी ऑप्शंस यू कैन फाइंड, जो भी आपको फीचर्स एक्सेस करना आप यहाँ पे क्विक फाइंड में जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एपेक्स क्लास लिखेंगे तो आप देखेंगे कस्टम कोड मेन्यू बार के ऑप्शन में आता है एपेक्स क्लास। यहां से भी आप क्लास बना सकते हैं। आप देख सकते हैं डेवलपर कंसोल से यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लास बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप एपेक्स न्यू करके आपको जो क्लास बनाना है आप यहाँ पे भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ से भी, राइट। तीसरा ऑप्शन है आईडी। आपने एक्लिप्स का नाम सुना होगा, अगर जावा में अगर डेवलपमेंट किया होगा तो एक्लिप्स मतलब कोड एडिटर होते हैं। और तो यहाँ पे भी सेल्सफोर्स भी हमें प्रोवाइड करता है। अब आपका सवाल होगा कि आपने बोला था कि एपेक्स तो केवल सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे भी ही चलता है, वीएस कोड के अंदर, एक्लिप्स के अंदर कैसे चलेगा? ये तो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ पे कोड, जैसे मेरा वीएस कोड एडिटर है, राइट, ये मेरा वीएस कोड है, ये अभी इग्नोर करो, ये जो भी लिखा है जो भी किसी प्रोजेक्ट का है, मैं अभी दूसरे प्रोजेक्ट से इसको अटैच किया हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सेल्सफोर्स से कनेक्ट करता हूँ इस वीएस कोड को प्लगइन के थ्रू, और जो चीजें मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो वो कंपाइल होने जाएगा पहले। तो अगर हम दिखाने, मैं अपना डेवऑर्ग वाला ही पहले यहाँ पे ला लेता हूँ ताकि इजी रहे। माई डेव को मैंने अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग से इसको कनेक्ट कर दिया हूँ, अभी कनेक्ट हो रहा है। तो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिटर पे ना, मैं सेव करूंगा ना, और उसको फिर सेव ये होने जाएगा सेल्सफोर्स सर्वर पे ही, कंपाइल भी सेल्सफोर्स सर्वर पे ही होगा। अगर एरर आएगा तो एरर यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन वो सेल्सफोर्स सर्वर पे ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ही उसको लोकली उसको कंपाइल कर रहा हूँ, लोकली उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नहीं, राइट। सो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है डेवलपर कंसोल, सेल्सफोर्स में डेवलपर कंसोल का ऑप्शन होता है, या फिर सेल्सफोर्स के अंदर से ही आप एडिटर में जाके आप एपेक्स क्लास बना सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है आईडी। अभी हर कोई वीएस कोड ही यूज कर रहा है, और बहुत ही ये अच्छा टूल है। वीएस कोड भी मैं आपको एक सेशन में आपको बता दूंगा कि क्या इंस्टॉल करना है, कैसे कनेक्ट करना है, बहुत सिंपल है। आप इंस्टॉल करते हो, प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर लेना है और बस अपने ऑर्ग से कनेक्ट कर देना है। जब आप ऑर्ग से कनेक्ट करोगे तो देखो ये सारा ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। ऑर्ग से जितने भी व्हाट एवर कंपोनेंट्स आप फेच करना चाहते हो, एपेक्स क्लास, जैसे यहाँ पे अगर जाओगे तो force.com में यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। जैसे क्लासेज बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, क्रिएट एपेक्स क्लास, यहाँ से बनाओगे और सिंपल यहाँ पे कोड लिखोगे। और जब आप इसको सेव करना है तो यहाँ से जब मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो बेसिकली जब आप ये डिप्लॉय करोगे ना, ये बटन जब क्लिक करोगे ना, तो ये कंपाइल करेगा, वहां पे कंपाइल करेगा ये
क्योंकि ये सेल्सफोर्स सर्वर में आपके ऑर्ग में सेव होने जा रहा है। अब सेव होने जा रहा है तो जो मैंने आपको ये दिखाया था पिक्चर, ये आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। जो ये चीज चलेगी, फिर तब जाके सेव होगा, तब जाके कंपाइल होगा, तब जाके स्टोर होगा। तो ये वाली चीजें चलेगी। मतलब ये डेवलपर यूजर आप वीएस कोड को समझ सकते हो। डेवलपर यूजर जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वीएस कोड है। वीएस कोड से एक यूजर कंपाइल क्लास अनकंपाइल्ड क्लास भेज रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या टूल्स यूज मतलब करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब आप क्लास बनाने जाते हो तो हम पहले इस क्लास के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और फिर हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो फिर उसमें एक एक कंपोनेंट को समझेंगे, फिर हम उसको एक एक कंपोनेंट को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एग्जांपल लिया है, और मैं यहाँ पे एक वेरिए अभी आप जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ इसको आप इग्नोर करेंगे। str name equal to Amit and बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्लास का स्ट्रक्चर और यहाँ पे यह अगर आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, एक क्लास का स्ट्रक्चर है। मैंने क्या किया, क्लास एक बनाया। क्लास में क्या है, पब्लिक मैंने लिखा है। तो पब्लिक क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पब्लिक क्लास एक कीवर्ड है, क्लास से ही हमने मतलब क्लास कीवर्ड है, क्लास वर्ड से हम क्लास क्रिएट करें। दिस इज ए कीवर्ड। हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल ये क्लास का नाम हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर है। अब कीवर्ड का अगर मीनिंग अगर आप समझेंगे तो अगर मैं क्या स्ट्रिंग क्लास क्रिएट कर सकता हूँ क्या, सॉरी मैं क्लास यहां लिख सकता हूँ क्या, तो मैं इसको सेव करने जा रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड टोकन क्लास, सो कीवर्ड को आप एज ए कहीं यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स में किसी के नाम में, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो कीवर्ड्स भी हम समझेंगे। तो मैंने क्लास डिक्लेयर किया है जिसमें पब्लिक क्लास, ये बोल सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर्स बोल सकते हैं, मॉडिफायर्स है। क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम है। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और ये बंद हुआ है लास्ट में। फिर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी टाइप ऑफ वैल्यू। हम स्ट्रिंग वेरिएबल भी देखेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल मीन्स आप इसमें इंटीजर भी डाल दो, कुछ भी पॉइंट में भी डाल दो, क्योंकि इट टेक्स ऑल, इट अज्यूम ऑल, इट एज ए स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर। फिर आप देखोगे कि सेम नाम का जो क्लास है यही सेम नाम है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, एक एक डिटेल में भी इसमें जाएंगे कि ये क्या वर्क करता है, क्या क्या है। हम एक एक इसके बारे में भी देखेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बेसिकली एक मेथड की तरह ही है। हम कंस्ट्रक्टर को एज ए पैरामीटराइज भी कर सकते हैं, हम इसमें कोई पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। और ये एक मेथड है, अगर आप देखेंगे प्रिंट नेम तो एक मेथड है। आप वही एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। वाइड रिटर्न टाइप है, मतलब ये मेथड क्या कुछ रिटर्न करने वाला है क्या। वाइड का मतलब है कि इट विल रिटर्न नथिंग। प्रिंट नेम इज अ नेम ऑफ मेथड एंड ये पैरेंथेसिस है, और एक कर्ली ब्रेसेस खुलता है बंद हो जाता है। तो ये मेथड का डिक्लेरेशन है। मेथड के अंदर भी हम इसको मतलब पैरामीटराइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग str नेम आप देख सकते हैं, मतलब सेम नेम से भी आप एक क्लास में मेथड क्रिएट कर सकते हैं अगर उसमें पैरामीटर अलग अलग है। मैं स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूं। अब दो बना सकते हैं, एक पैरामीटराइज और एक नॉन पैरामीटराइज, सेम नाम राइट से राइट। कंस्ट्रक्टर। इरफान क्या बोल रहे हो आप?
हम सेम नेम से दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, पैरामीटराइज और ऑन विदाउट बिल्कुल, आप कितना भी बना सकते हैं। मैंने तो एक बिना विदाउट पैरामीटर बनाया और एक पैरामीटर के साथ इसमें एक पैरामीटर है। आप सेम कंस्ट्रक्टर और बना दो जिसमें दो पैरामीटर है। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले रहा है और स्ट्रिंग एज उससे कुछ भी और ले रहा है, str जेंडर ले रहा है उससे। तो आप कितना भी बना सकते हैं, बस पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए, सीक्वेंस अलग होना चाहिए, राइट। इवन डेटा टाइप भी अलग होगी तो इट्स फाइन, राइट? हाँ राइट, इवन डेटा टाइप भी अलग होगा तो इट फाइन, राइट। ओके ओके। यस। तो अभी आपको मैं बस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एक एक करके इस पे हम जाएंगे, एक एक करके समझेंगे। अब हम समझते हैं। अब आपने सोचा हो कि मुझे इस क्लास को रन कर, अभी मैं इसको सारे को हटा रहा हूँ फॉर कंफ्यूजिंग पर्पस। ये मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, इस सिंपल एक मेथड रखा हूँ बस। अभी मैं इससे पैरामीटर भी जो है हटा रहा हूँ, सिंपल। अब आपका सवाल होगा कि मुझे इसको, जैसे जावा में मेन मेथड होता है, सी में मेन मेथड होता है, तो पहले वही रन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पहले वही रन होता है। मेन मेथड का होना बहुत जरूरी है, मतलब उस जावा में, सी शार्प में या अदर कुछ ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं जहाँ पे एक रनिंग पॉइंट होता है, कॉलिंग पॉइंट होता है, वही पहले चलता है। वो अगर वो नहीं तो क्लास कंपाइल नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिंपल समझिए कि आपको जो चीजें, जो लॉजिक भी लिखना है ना, सिंपल एक मेथड होना चाहिए उस क्लास में। आपको जो लॉजिक परफॉर्म करना है, क्लास बनाओ, मेथड बनाओ और मेथड को कॉल करो। आप इस मेथड के अंदर आप सारे ऑपरेशंस लिखोगे, जो भी लॉजिक है आपको क्रिएट करना है इस मेथड्स के अंदर ही लिखोगे। देयर इज नॉट एनी सेपरेट कि भैया वहीं पे लिखना है, उसी के अंदर लिखना है, नहीं। आप कोई भी मेथड बनाओ, आप उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करो। अभी सिंपल है, मैं यहाँ पे सिस्टम एक बाय डिफॉल्ट क्लास होता है इस यहाँ पे, और इसके अंदर बहुत सारे मेथड है। जैसे डिबग एक मेथड होता है, आप जो चीजें भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हेलो वर्ल्ड, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रिंट कराएंगे। अब आप ये सेम चीज कहां से रन करोगे? तो फॉर टेस्टिंग पर्पस यहाँ पे आप जब देखेंगे तो डिबग में एक एनोनिमस विंडो आता है। एनोनिमस विंडो से आप सारा कुछ टेस्ट कर सकते हैं, राइट। आपको ये मेथड कॉल करना है ना, तो आप इसमें सिंपल क्लास का नाम दोगे और डॉट इस मेथड का नाम दोगे। अब मेथड क्या है? प्रिंट नेम। आप इस लाइन को कॉल करोगे। अब मैंने एपेक्स क्लास डॉट मेथड नेम डायरेक्टली दे दिया। क्यों दे दिया, बात करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड हम डायरेक्टली क्लास नेम से ही कॉल कर सकते हैं। अगर स्टैटिक नहीं रहता तो अगर अभी देखोगे तो मैं इसको रन करूंगा, यहाँ से एग्जीक्यूट का बटन है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हाईलाइटेड और एग्जीक्यूट है। अगर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, आपको सिंपल कुछ हाईलाइट करके कोड चलाना, तो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड होता है। अगर आपका एक ही कोड है तो आप एग्जीक्यूट को कर दो। लेकिन मतलब बहुत सारे लाइंस लिखे, उसमें कुछ पार्टिकुलर लाइंस को ही रन करने हैं, तो आप उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर सकते हो। यहाँ पे एक ही लाइन है तो मैं सिंपल एग्जीक्यूट ही कर सकता हूँ। तो मैंने एग्जीक्यूट किया। तो जो भी एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे लॉग्स में आता है। लॉग्स के अंदर यहाँ पे नीचे देखो बहुत सारे टैब्स बने हुए लॉग्स के अंदर है। अब मैं इसको खोलूंगा और मैं यहाँ पर डिबग ओनली जाऊंगा। तो डिबग ओनली क्या करता है, जो सिंपल हमने डिबग स्टेटमेंट जितने भी लिखे हो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां से स्टैटिक हटा दिया। अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं, तो आपको ये मैं यहाँ पे एक्सेप्शन देख सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब नॉन स्टैटिक मेथड कहने का मतलब क्या है कि ये मेथड नॉन स्टैटिक है, इसमें स्टैटिक नहीं लगा हुआ है। दिस इज नॉट स्टैटिक। बट आप उसको स्टैटिक की तरह कॉल कर रहे हो, स्टैटिक की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ऐसे कॉल नहीं होता है।
आपको ना ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दो यहाँ पे, ओबीजे नेम व्हाटएवर, मतलब यहाँ पे पर्पस ओरिएंटेड नाम होना चाहिए कि भैया ये क्लास क्या कर रहा है। क्लास का जैसे हेलो वर्ल्ड एग्जांपल है तो मैं ओबीजे हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। न्यू हेलो वर्ल्ड एग्जांपल, इस तरीके से ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लास का नाम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये हेलो वर्ल्ड एग्जाम, यहाँ पे न्यू कीवर्ड है, ये कीवर्ड है ये न्यू, और यहाँ पे फिर क्लास का नाम पैरेंथेसिस खुला बंद हुआ सेमीकोलन, और एवरी आपको पता है कि हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से ही यहाँ पे टर्मिनेट होता है, राइट। अगर मैं सेमीकोलन हटा दूंगा और इसको रन करूंगा तो एरर देगा ये, राइट, यहाँ पे एरर देगा ये, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है। अब मैं इसको कॉल करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये मेथड नेम एग्जीक्यूट हाइलाइटेड किया तो ये चल गया। सिंपल में अगर आप देखूंगा तो ये चल गया, प्रिंट हो चुका है। तो आपको अभी थोड़ा सा क्लियरिटी मिला होगा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक, हालांकि हम इसको अभी डिटेल में करेंगे, इसको डिटेल में भी जाएंगे अब। तो इस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और आप कितना भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने उसका नाम अलग रखना होगा क्योंकि ये नेम से तो अब ओबीजे हेलो वर्ल्ड है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मैंने बोला कि मेथड भी स्टैटिक होता है और वेरिएबल्स भी स्टैटिक होते हैं। आप इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझोगे और आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं स्टैटिक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम करता हूँ अमित, और इसको मैं स्ट्रिंग एज करता हूँ 32। अभी मैंने मेथड में भी स्टैटिक नहीं लगाया, जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं ये भी स्टैटिक नहीं है, और एक क्लास लेवल पे है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स आप बोल सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलते हैं, किसी क्लास के इंस्टेंस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक, बोल सकते हैं कि मेरा मैंने ना कोर्स में इनरोल किया है, एपेक्स के कोर्स में इनरोल किया है स्टैटिक स्ट्रिंग एपेक्स। तो दो इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसके अंतर को आप समझिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और क्लास के ऑब्जेक्ट जो बनाया है ओबीजे हेलो वर्ल्ड, इसको मैं 1 कर देता हूं, ओबीजे हेलो वर्ल्ड 1। जैसे मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया ना, इस राइट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं। आप ये समझो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम भी है, एज भी है, कोर्स भी है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल्स हैं हर एक, मतलब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसके अंदर सारे वेरिएबल्स अपने आप आ जाते हैं, एक्सेसिबल हो जाते हैं हर एक। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे मैंने नेम को किया, यहाँ पे मैंने कर दिया अक्षय, एज को मैंने कर दिया 30, राइट। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा ना ओबीजे हेलो वर्ल्ड को, तो अगर आप देखोगे ना तो अमित और 32 प्रिंट नहीं होगा, अक्षय और 30 प्रिंट होगा। वेरिएबल इज नॉट विजिबल, ओके।
बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, तो यहाँ पे मुझे पब्लिक करना होगा। तो आप एक्सेस मॉडिफायर, जो हम इसको पढ़ने वाले एक्सेस मॉडिफायर का रोल ये होता है। हम क्योंकि बाहर से कॉल कर रहे हैं इसको, विद इन द सेम क्लास नहीं कॉल कर रहे हैं। एनोनिमस विंडो इज मतलब आउटसाइड से कॉल कर रहे हैं, तो आउटसाइड से हम प्राइवेट चीजों को कॉल नहीं कर सकते हैं। obj hello world does not exist 1, ओके। आई होप ये सिंटेक्स आपको समझ आया। इसमें कहीं पे इसमें इसको समझने में किसी को दिक्कत है? ये बताइए कि मैंने क्लास बनाया, क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, दो इंस्टेंस वेरिएबल है, एक स्टैटिक वेरिएबल है और एक मेथड है। अब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं ना, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज दोनों आ जाते हैं। अब सिंपल मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं, पहले मैं यहाँ पे इसको हटाता हूं। एक मिनट मेरा एक मिनट मेरा ना चार्जर, एक मिनट आप मुझे, एक मिनट आप दें हम। एक मिनट। यहाँ पे किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो बताए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर। अदर अदर अक्षय, अरविंद, आप बताएं। अक्षय? Yes, Amit. It's clear. ओके, ठीक है, पक्का ना? हाँ। ठीक है, अभी और क्लियरिटी मिल जाएगी। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और सिस्टम डॉट डिबग कर रहा हूं मैं, और मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूं। मैं अभी ये लाइन हटा रहा हूं। आप देखो, इस ऑब्जेक्ट में एज 32, कोर्स एपेक्स एंड नेम अमित, तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल है इस ऑब्जेक्ट में। तीनों वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है जब मैंने इस को प्रिंट किया है। जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, मैंने सिंपल इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया हूं, तो सिंपल इस तीनों वेरिएबल्स इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल हैं। तो क्लास के लेवल पे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। मैं इस नाम को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, ये अमित है नहीं। अब इसको मैं उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सिंपल समझिए कि एक व्हीकल है, एक व्हीकल है, तो मैं अभी व्हीकल्स को और मॉडिफाई करते हैं कि मैंने मारुति लिया है, मारुति का कार लिया है। तो मारुति आप बोल सकते हो कि एक क्लास है। अब यहाँ पे मैंने पहले अल्टो बनाया, तो अल्टो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्विफ्ट बनाया, तो स्विफ्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी मैंने केवल अल्टो एक बनाया है, अल्टो का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब मारुति में अल्टो का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब चेंज कर रहा हूँ फीचर्स। मतलब दीज आर फीचर्स, वेरिएबल्स क्या है? फीचर्स हैं। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फीचर से अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना एज चेंज कर रहा हूँ।
30। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये अपडेटेड वैल्यू देगा। आप देखेंगे यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आ चुका है, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट का मॉडिफाई कर दिया हूँ। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई हमने कर दिया। एज 30 हो गया, कोर्स एपेक्स, तो कोर्स में चेंजेस कुछ भी नहीं किया है, नेम अक्षय कर दिया, एज चेंज हो गया। सो अपने अकॉर्डिंग मैंने उस ऑब्जेक्ट ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे अभी तक हमें समझ नहीं है कि स्टैटिक का क्या अंतर है। स्टैटिक तब समझ आएगा जब मैं दूसरा वेरिएबल, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इसका। और मैंने उसी तरीके से फिर मैंने इसको यहाँ पे किया दूसरा, मतलब मैंने अक्षय को अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट ओबीजे हेलो वर्ल्ड में अमित है, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने किया अक्षय को किया। अब अक्षय ने क्या किया, सॉरी, ओबीजे हेलो वर्ल्ड 2 डॉट नेम, ओबीजे हेलो वर्ल्ड 2 डॉट एज। अब अक्षय ने क्या किया, इस कोर्स का भी नाम, कोर्स का भी चेंज कर दिया नाम, एपेक्स की जगह LWC कर दिया। अब मैं इसको जब प्रिंट करूंगा ना, अब मैं सिस्टम हेलो वर्ल्ड को भी प्रिंट करता हूं और इस ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करता हूं। पहले हेलो वर्ल्ड क्या है, बाद में क्या है, सिंपल। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड 1 करके, अब उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हेलो वर्ल्ड 2 करके, उसमें चेंजेस किए, और फिर मैंने देखा कि क्या हेलो वर्ल्ड 1 में भी कुछ चेंजेस हुए हैं क्या इसके वजह से, या नहीं हुए हैं। और फिर मैंने हेलो वर्ल्ड 1 और हेलो वर्ल्ड 2 दोनों को प्रिंट कराया। इसको देखते हैं, स्टैटिक फील्ड कैन नॉट बी रेफरेंस फॉर ए नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कोर्स को चेंज। तो यहाँ पे हमें, अब आपको समझ आ चुका होगा कि कोर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके, क्लास से ही चेंज होगा। तो क्लास नेम डॉट कोर्स, क्योंकि कोर्स क्या स्टैटिक वेरिएबल है, तो क्लास नेम से ही चेंज होगा। और क्लास इट बिलोंग्स टू क्लास, तो आगे आप आउटपुट देख के समझ जाएगा कि सारे वेरिएबल्स में क्या अपडेट हो रहा है। देखो पहले में क्या आया, पहला जो ओबीजे हेलो वर्ल्ड पहला ऑब्जेक्ट क्या, एज 32, कोर्स एपेक्स, नेम अमित। दूसरा अगर आप देखोगे तो एज 32, कोर्स LWC हो गया। आप देख रहे हो उस हेलो वर्ल्ड में पहले वाले ऑब्जेक्ट में एपेक्स, मतलब एपेक्स की जगह LWC हो गया। तो जब स्टैटिक वेरिएबल चेंज होता है ना, तो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल अपना अपना होता है। हम चेंज, अमित जैसे अक्षय ने अपना एज और नेम चेंज किया, अमित ने अपना नेम और एज चेंज किया। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में अगर कुछ भी चेंज होता है तो सारे ऑब्जेक्ट में सेम वैल्यू अवेलेबल होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, इसके कोई एग्जांपल है प्रैक्टिकली, हमें कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें हम कहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्टैटिक, कहाँ नहीं करना चाहिए स्टैटिक? जैसे अभी इसी बैच का भी एग्जांपल लेते हैं कि इस बैच में आप हो, सब 5 स्टूडेंट हैं, पांचों स्टूडेंट के नेम और एज अलग अलग है, लेकिन कोर्स सेम है। पांचों स्टूडेंट के नेम और एज अलग अलग हैं, लेकिन कोर्स सेम है। तो मैं कोर्स को स्टैटिक रखूंगा और नेम और एज को इंस्टेंस रखूंगा। ओके ओके ओके, राइट। तो आपको जब ये सिनेरियो लगे कि जितने भी क्लास के इंस्टेंस है उसका ये वैल्यू सबके लिए सेम होना चाहिए, तो आप स्टैटिक का यूज करोगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये हर एक के लिए हर एक का अपना अपना होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल क्या ले सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक का और इंस्टेंस का।
हाँ, यहाँ पे इसी लाइव को भी ले सकते हैं कि सब आप लोग अभी जो चीजें भी हैं यहाँ पे सबके पास अपना नोटबुक है, या जो भी आप अभी आप कुछ भी नोट कर रहे होगे तो सबके पास अपना अपना पेन है, नोटबुक है, या जो भी है सबके पास अपना अपना है। लेकिन जो बीच में जो ये जूम है ना, ये जूम सबके लिए कॉमन है, राइट? तो जूम सबके लिए कॉमन है, जिस मीडियम से आप हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट, तो जूम कॉमन है। तो जूम को आप एज ए स्टैटिक ले सकते हो, और बाकी जो आपका नोटपैड अपने पास रखे हो, पेन रखे हो, व्हाटएवर आप जो चीजें आप इस सेशन को आप नोट डाउन कर रहे हो, वो आपका अपना वेरिएबल है। लेकिन ये जूम जो है ना कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है। वो समझ आया? लाइक मेटा डेटा भी हो सकता है जिसमें अगर हम ऑटोमोटिव की एग्जांपल लेते हैं, कार मॉडल्स हैं तो स्टैटिक रहेगा इस तरह से। नहीं समझा नहीं मैं, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जिस तरह कोई स्टैटिक वैल्यूज हैं, लाइक कोई कार मॉडल्स हैं तो वो स्टैटिक वैल्यूज हैं, तो उसको हम एज एन स्टैटिक डिफाइन करेंगे उसके वेरिएबल को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे आई गेस हमें क्लास का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बाकी हम इसको डिटेल्स में जाएंगे कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है, ये वेरिएबल्स क्या है, ये रिटर्न टाइप क्या है, मेथड क्या है, ये सारे हम डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे आप लोग का कोई भी सवाल है तो बताएं। अक्षय, आपको क्लियरिटी मिल रही है जो मैंने चीजें अभी पढ़ाया? हाँ मैम। पक्का? हेलो? यस अमित। ओके, एनी क्वेश्चन अक्षय? अभी तक कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं मतलब समझ नहीं आया? अभी तक तो क्लियर है अमित। ठीक है, तो आपको स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या डिफरेंस लगा, क्या है? स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स अगर जैसा आपने एक एग्जांपल दिया, हमें अगर वो सबके क्लास में वो वैल्यू अगर सबके लिए कॉमन है तो हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल नॉट चेंज। बट इंस्टेंट वेरिएबल हम असाइन कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वैल्यूज वो असाइन कर सकते हैं। हाँ, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल इज लाइक सबके पास अपना अपना कॉपी रहेगा, सबका अपना अपना कॉपी है। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल सबके पास सेम कॉपी है वो। तो ये बहुत सारे सिनेरियो आते हैं जहाँ पे आपको स्टैटिक वेरिएबल यूज करना होता है कि जब भी पूरे क्लास लेवल पे चेंज हो तो आप स्टैटिक यूज करना है, तो आपको सिनेरियो मिले। आपको बेसिक समझ आ गया ना? जब आपको रिक्वायरमेंट सामने आएगा ना तो आप समझ जाओगे मेरे को यहाँ पे स्टैटिक यूज करना चाहिए, राइट? राइट, तो ये बेसिक समझने की जरूरत है। सो हम नेक्स्ट सेशन में, मैं इस सेशन को आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लैपटॉप का भी मेरा जो मैंने दूसरा लैपटॉप चेंज किया तो थोड़ा चार्जिंग पॉइंट का इश्यू है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। लेकिन हाँ, हम ये पूरे सेशन को पूरे स्ट्रक्चर में एक एक कंपोनेंट को, पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, इस ये डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर क्या है, और जो मैंने कंस्ट्रक्टर की बात की, कंस्ट्रक्टर को भी हम डिटेल में कल के सेशन में, और कल का सेशन हम 9 PM से स्टार्ट करेंगे और 9 PM टू 11 PM 2 घंटे का हम सेशन करेंगे। और कल के सेशन में हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब मैं इस स्ट्रक्चर पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना कि हमेशा आपको ये रिक्वायरमेंट घूम फिर के यहीं पे एपेक्स में यही चीज करना है। घूम फिर के आपको मेथड क्लास बनाने हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर्स करने हैं, मेथड्स बनाने हैं, मेथड्स के अंदर लॉजिक लिखने हैं, मेथड्स के अंदर पैरामीटर पास करने हैं, रिटर्न कराने हैं। यही बेसिक है। तो हम स्ट्रक्चर पे ही कल ज्यादा पूरा फोकस करेंगे और हम उसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। क्लियर? Okay. ओके, यहाँ पे कोई भी सवाल है, कुछ भी सवाल है तो हम 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं रिलेटेड टू व्हाट एवर हम लोग अभी पढ़े, या कुछ और भी अगर आप लोग का कंसर्न है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई भी सवाल कुछ भी है? सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।
आज के सेशन का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और कैसे एक्सेस करना है मैं ग्रुप में पिंग कर दूंगा, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके ओके। ठीक है। अरविंद, आपको चीजें क्लियर हुई? Yes, Amit, but like I need to go through the recording once again Yes. because I Yeah. don't have any coding experience. So, Okay. but I think so it's very kind of similar to Java. Yes, yes. Apex is very much similar to Java. Very Yeah. much. तो आपने जावा का भी सिंटैक्स देखा या कभी कोड किया है क्या? देखा है। देखो, मैं आपको इतने बेसिक से बताऊंगा ना कि आपको इस स्ट्रक्चर को कल फिर हम दोबारा रिविजिट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आपको और कल क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। ओके अमित, थैंक यू अमित। थैंक यू। आशुतोष, प्रशांत, आप लोग का कोई सवाल है? सर नहीं है सर फिलहाल। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ सर। आशुतोष। Yes, I have one question. So, like, what are the topics we'll go through? So, in this Okay. complete class, so like data types you mentioned, the variable. So there will be some kind of kind of sections available or what? अभी इस लैपटॉप में मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, बट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो हम डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर और एक्सेस मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप, ये सारे बेसिक चीजें पढ़ेंगे। फिर हम जंप करेंगे रिलेशनशिप पे, क्योंकि मैं रिलेशनशिप भी पढ़ाऊंगा, मास्टर और लुकअप, जो हो हालांकि वो एडमिन पार्ट में कवर होता है, लेकिन हाँ, आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, क्वेरी लगाना है, क्वेरी लिखना है, तो आपको रिलेशनशिप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहले इस सारे स्ट्रक्चर समझने के बाद मैं मास्टर डिटेल, लुकअप, रिलेशनशिप बताऊंगा क्या कैसे है। उसके बाद फिर मैं एसओक्यूएल पे आऊंगा, क्वेरीज पे आऊंगा, एसओएसएल पे आऊंगा, राइट। फिर उसके बाद हम एस ऑब्जेक्ट पे आएंगे, फिर ट्रिगर्स पे आएंगे, फिर बैच क्लास पे आएंगे, फिर ईमेल सर्विसेज पे आएंगे। तो ये सारे हैं टॉपिक्स। तो ये सारे चीज कवर करने के बाद पहले मैं रिलेशनशिप पे जाऊंगा, लुकअप एंड मास्टर डिटेल, मतलब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे। समझ आया? कंटेंट शेयर कर देंगे आप? सॉरी, एपेक्स के जो कंटेंट है। हाँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है, और फीडबैक आपके लिए, फीडबैक आप कोई भी दे सकते हैं, व्हाट एवर फीडबैक। अगर आपको लगा कि कोई फीडबैक देना है तो जरूर मुझे पर्सनली भी दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं, आई विल नॉट माइंड। सो फीडबैक जरूर दें, और इंटरैक्टिव रखेंगे, क्योंकि इफ यू आर पेइंग तो मैं चाहूंगा कि आप देखो, मेरा पर्पस ये है कि मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है एपेक्स पे, सेल्सफोर्स पे, और आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट, मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोडर हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं बेसिक्स इतना कब जानता हूँ ना, तो कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो मैं कर पाता हूँ। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो नए लोग आते हैं 1 साल 2 साल, उनको बेसिक से क्लियर नहीं होता कि मेथड को कैसे कॉल करें, स्टैटिक इंस्टेंस है कैसे कॉलिंग करें। आप ये वर्किंग को समझोगे ना, तो आप कोई भी कोड को समझ जाओगे कि आप जब कोड को देखोगे तो अच्छा ये मेथड है, अच्छा ये क्लास है, अच्छा ये इस मेथड को कॉल कर रहा है, अच्छा ये मेथड ऐसे रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है, अच्छा इस मेथड में ये पैरामीटर पास हो रहे हैं। अगर इस वर्किंग को आप समझोगे ना, तो व्हाटएवर आप कोड, किसी भी लैंग्वेज का कोड देखो तो आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये चल रहा है। हाँ, आप सिंटेक्स भले ना जानते हो, उसके अंदर घुस के बहुत सारी चीजें नहीं जानते हो, लेकिन आपको बेसिक ऊपर से आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि बहुत अदर सिस्टम के साथ भी काम करना पड़े। तो आपको वो अगर बेसिक आइडिया है तो आप अदर सिस्टम को भी समझ सकते हैं। ठीक है। सो कल 9 बजे शार्प मिलते हैं, और कल का सेशन हम पूरा 2 घंटा करेंगे, और बहुत सारी चीजें कवर अप करने का करेंगे कोशिश उसमें। तो थैंक यू। मैं आपको ग्रुप में थोड़े देर में बता दूंगा कि आप कहाँ से आज का सेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। हो सकता है कहीं पे गुड आफ्टरनून भी है। गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, Amit. थैंक यू। Thank you, sir.